जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। मैं आज यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है भाई कब तक आ जाएगी, क्या इसका शासन आदेश जारी हो गया है और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है क्या है, सब कुछ बताने वाला हूँ। और यूपी पुलिस में सिलेक्ट होने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 35,000 की भर्ती जल्द और भेजा गया प्रस्ताव। मतलब कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 35,000 भर्ती आने के लिए हैं, जिसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है क्या चीज़ है, सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। और प्रदेश सरकार पुलिस महकमे में फिर भर्तियां करने की तैयारी में है। इस बार पुलिस में कांस्टेबल के 35,000 से कुछ अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होनी संभावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति व भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है, ठीक है। शासन से प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद अध्यादेश जारी होगा। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। अध्यादेश जारी होगा, इसके बाद क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। अब कब तक कर दी जाएगी, इससे संबंधित आपके लिए इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बताऊँ अर्हताएँ क्या चीज़ हैं, योग्यताएँ। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। नंबर एक, आप भारत के नागरिक हों। आप भारत के नागरिक हों या फिर तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो, या भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के लिए अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका व किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा मतलब कि से प्रव्रजन किया हो, ठीक है। ये सब हो रही है योग्यता की बात, अर्हताएँ। टिप्पणी में उन्होंने क्या कह रखा है, देखिए। और शैक्षिक अर्हता क्या है आपकी होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में जाना चाहते हैं तो कम से कम आप 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है हर हाल में। 10वीं पास एवं 12वीं पास उत्तीर्ण होना आपका आवश्यक है, ठीक है भाई। और एक बात आपको समझा दें, जैसे कि आप अगर 12वीं क्लास में हैं और अभी इस समय आप 12वीं क्लास में हैं या रिजल्ट आने के लिए है 12वीं का, और आप वैकेंसी आ गई, ठीक है, तो क्या है, क्या हम मार्कशीट नहीं आई तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, तो हम इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, इसमें यहीं पे यही बात समझाई गई है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा इसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र ना होंगे। मतलब कि वो 10वीं एवं 12वीं पास कर चुका हो, उस समय कर चुका हो, उसकी मार्कशीट उसके हाथ में होनी चाहिए, यानी कि स्कूल में है, ठीक है। समझ गए ये बात। चलिए आगे देखते हैं और क्या चीज़ होना चाहिए। अगर आपके पास अधिमानी अर्हताएँ, अगर आपके पास इनमें से कोई है तो वह भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि अधिमानी प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा, आप ट्रिपल सी का अगर कोई है, आपके पास ट्रिपल सी है, ओ लेवल है, कोई प्रमाण पत्र किया हो, अगर है तो अच्छी बात है। और दूसरा है कि आपका प्रादेशिक सेना, मतलब कि जो अगर आप टीए में है, टेरिटोरियल आर्मी में है, तो न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की हो। अगर आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। अगर आप किए हुए हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। आयु देखिए, अगर आपकी आयु 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, या और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात कर ली हो, 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म है 2 जुलाई 2001 से पूर्व अथवा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या चीज़, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात मतलब कि 2 जुलाई 1998 से पूर्व 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इनके बीच में होने 1998 से 2005 के बीच में होनी चाहिए एज, ठीक है। चरित्र,
चरित्र देख लीजिए, देख लेना आप, ठीक है। वैवाहिक परिस्थिति के संबंध में देखते हैं, जानते हैं क्या क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार किसी निजी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है, ठीक है। और देखिए, द्विविवाही ना हो, यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाही अथवा बहुविवाही करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। अगर मान लीजिए उसके पास या उसकी 2 पत्नियां हैं या उसकी 2 से अधिक पत्नियां हैं, तो और उसने फॉर्म फिल कर दिया है तो उसके विरुद्ध क्या है, कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। और भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका समर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है, मतलब कि फिर वो दोबारा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित किया जा सकता है, कोई अदर से भी है उसे भी प्रतिवारित कर दिया जाता है। ये शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए भर्ती की प्रक्रिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भर्ती प्रक्रिया। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 के अधीन किया जाएगा। 2017 के अधीन किया जाना है। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट पर जो उन्होंने दे रखा है यहाँ पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है। लिखित परीक्षा, देखिए जो लिखित परीक्षा होगी आपकी, इसमें आपके कुल 150 प्रश्न होंगे। जो आपके यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है इसमें आपके कुल 150 प्रश्न होंगे और 150 प्रश्नों में आपका जो एक प्रश्न होगा वह आपका 2 अंक का होगा। अगर आपने एक प्रश्न सही किया तो आपके लिए इसके लिए 2 अंक मिलेंगे। अगर आपने 2 प्रश्न किए तो आपके लिए 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप ये बात। और जो परीक्षा होगी आपकी ऐसे ही करके तो 300 अंकों की परीक्षा होगी, मतलब कि 150 गुणा 2, मतलब कि 300 अंकों की आपकी ये परीक्षा होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है। और इसके लिए क्या चाहिए, आपकी 1/2 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंक संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं। देखिए जो आपकी परीक्षा है वह OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। मतलब कि OMR होता है जिसमें गोला फिल करने होते हैं, वही आपके लिए गोला फिल करने हैं और कुछ नहीं करना है, समझे। ऐसे ही गोला फिल करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ऐसे गोले बने होंगे, देखिए कैसे गोले बने होंगे। देखो ये गोले फिल करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। ऐसे ये गोले फिल करने होंगे, बाकी आपके लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वह आपके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए ये फार्मूला भी आपके काम का नहीं है, मैं इसे बता दूँगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपके लिए वही बताता हूँ। देखिए और एक चीज़ देखेंगे, ये जो OMR होगी उसमें केवल एक विकल्प को चुनना है जो प्रश्न का सही उत्तर हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसके लिए छोड़ सकते हैं। और OMR की 3 प्रतियाँ होंगी जिनमें मूल प्रति वाह्य एजेंसी द्वितीय बोर्ड द्वारा तृतीय अभ्यर्थी को मिलेगी। अर्थात जो मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाना, उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त किया जाएगा, समझा जाएगा, ठीक है। जो मूल प्रति जो होगी OMR की, अगर आप अपने साथ ले जाते तो वह स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, ठीक है। और देखिए स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे क्या चीज़, जो प्रवेश पत्र हैं वह इस वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, फिर होता है आपका DBPST। किस चीज़, DBPST का रिजल्ट आता है आपका। जैसे कि अभी सभी क्या है, इतना 1,74,316 बच्चों के लिए
60,000 जो आपकी 244 वैकेंसी चल रही है ये, इसका मतलब 2.89 गुना बच्चे पास किए गए थे, 2.89 गुना बच्चे पास किए गए थे। और आपका मतलब कि 1,74,316 बच्चों को पास किया गया था DBPST के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर आपका रिजल्ट आता है तो किसका आता है सबसे पहले, DBPST के लिए जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उसका। देखिए, और लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानदंड परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, और आपके बता दूं, कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा मान्यता के आधार पर राज्य के आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निश्चय किया जाएगा। ठीक है, अब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके लगेंगे। फिर डॉक्यूमेंट लगने के बाद फिर होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे हम PST बोलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, अगर आप सामान्य से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं या अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। समझे, चलिए। और अनुसूचित जनजाति से हैं तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष के लिए। सीना आपका जो है न्यूनतम 79 सेंटीमीटर से लेकर के 84 सेंटीमीटर तक आपका फूलना आवश्यक है। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपका 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर तक फुलाने पर होना आवश्यक है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव सीना अनिवार्य है। ठीक है, अब महिलाओं के लिए सेम है, 152 सेंटीमीटर महिलाओं की जो हाइट है वही होनी चाहिए किसकी, सामान्य की, अन्य पिछड़ा वर्ग की और अनुसूचित जातियों की। मतलब कि जनरल, OBC और SC वालों की जो हाइट है 152 सेंटीमीटर और ST वालों की जो हाइट है महिलाओं की 147 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना आवश्यक है। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसमें भी क्वालिफाई हो जाते हैं DBPST में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी रनिंग कराई जाती है, मतलब कि शारीरिक दक्षता परीक्षण किया जाता है जिसे हम PET बोलते हैं। PET जो होता है पुरुष कैंडिडेट के लिए 4800 मीटर की जो रनिंग होती है वह आपके लिए 25 मिनट में पूरी करनी होती है और महिलाओं के लिए 2400 मीटर की जो दौड़ होती है वह 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होती है। ये और जो लोग रनिंग पूरी नहीं कर पाते हैं उनके लिए बाहर कर दिया जाता है, उनके लिए हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है। अगर आप DBPST में कोई दिक्कत आती है तो वह आप दोबारा चेक करा सकते हैं। ठीक है, उनके लिए नेक्स्ट डेट दी जाती है। चलिए और आगे देखते हैं। और फिर क्या होता है, अगर आप PT भी क्वालिफाई कर लेते हैं फिर क्या होता है, चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। फिर क्या है, एक अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाती है और बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। जो लोग कह रहे हैं ना कि वेटिंग लिस्ट, भाई बोर्ड द्वारा कोई भी प्रतीक्षा जो आपकी सूची है वह तैयार नहीं की जाएगी भाई, समझे, कोई भी प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी अंतिम योग्यता सूची में। और आपके लिए बता दूं, देखिए आरक्षण आयु सीमा में छूट, ये छूट से संबंधित है। ठीक है, देखिए और देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वह मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वह आपके लिए नहीं बता रहा हूँ। आवेदन की प्रक्रिया आपको पता ही है, इस वेबसाइट पर के जाना है और ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करना होगा। तत्पश्चात आरक्षित नागरिक पुलिस के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। और जो आपका भुगतान है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी करते हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है, जो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है यहाँ पे आप जा कर के फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए अगर कोई भी कैंडिडेट आवेदन पत्र फीस कट जाती है और वह सबमिट और आवेदन पत्र करते ही सबमिट हो जाएगा, मतलब कि अगर कोई नहीं कर पाता है तो जैसे ही उसके लास्ट दिन होगी, लास्ट दिन अगर उसकी सबमिट नहीं होता है तो आवेदन पत्र स्वतः ही सबमिट हो जाएगा जिस दिन उसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, जिस दिन उसकी लास्ट डेट होगी। देखिए, और मोबाइल नंबर में, आधार नंबर में कोई भी संशोधन नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। और आगे देखते हैं। जो आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वह किससे लगेंगे, डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड होंगे
और जो फ़ोटो और हस्ताक्षर होंगे, अगर कोई भी फ़ोटो है वो क्या होगा, आपका रंगीन फ़ोटो लगेगा और इसकी जो जो साइज़ होगा वह 20 KB से अधिकतम 50 KB के बीच में साइज़ होगा, और जो हस्ताक्षर होंगे उसके 5 KB से लेकर के 20 KB तक के हस्ताक्षर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, आपके लिए एग्जाम पैटर्न बता दिया, अब मैं सिलेबस बताऊं अगर आपके लिए। सबसे पहले आपकी सामान्य ज्ञान जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, यहाँ में मतलब कि सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान में मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य विज्ञान में। भारत का इतिहास में मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री और क्या चीज़, ये सभी पूछे जाते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। और भारतीय संविधान, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा व आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय मतलब कि करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण एवं उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सामान्य हिंदी में देख लीजिए। सामान्य हिंदी में नंबर 1 हिंदी और अन्य भारतीय भाषा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 2 हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय और उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपठित बोध, प्रसिद्ध लेखक एवं कवि और लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखते हैं मैथ में देख लीजिए संख्या पद्धति और सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है, जैसे हम दशमलव और भिन्न कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज जिसे हम प्रतिशतता कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि लाभ और हानि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्काउंट जैसे हम छूट कहते हैं, बट्टा कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप जिसे हम भागीदारी कहते हैं। और एवरेज इसे हम औसत कहते हैं। टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स सारणी और ग्राफ के प्रयोग, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अंकगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, मिसक्लेनियस जिसे हम विविध कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंटल एबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे तार्किक आरेख है, ठीक है, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये आपका पूरा किसका है, ये आपका पूरा मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है। चलिए और आगे देखते हैं। ये भी मेंटल एप्टीट्यूड का है। मेंटल एप्टीट्यूड में देख लीजिए, एटीट्यूड टुवर्ड द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, पब्लिक इंटरेस्ट जैसे हम जनहित कहते हैं, लॉ एंड कानून की शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव और अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी अनुकूलन की क्षमता, ठीक है, और व्यावसायिक सूचना और बेसिक स्तर की, पुलिस प्रणाली, कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मतलब कि ये जो सिलेबस है इधर का, ये टोटल रीजनिंग का ही सिलेबस है भाई, टोटल रीजनिंग का ही सिलेबस समझिए ये, ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस समझिए। इसलिए कहते हैं कि लगभग 56 क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग के।
ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपकी वैकेंसी देखिए, अगर मैं बात करूँ कब तक आने की संभावना है, जो वैकेंसी है भाई मेरे ख्याल से आ सकती है आपकी सितंबर से लेकर के सितंबर, एक मिनट रुकेंगे, ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के पहले सप्ताह में, अक्टूबर के पहले सप्ताह में वैकेंसी आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। सितंबर के अंतिम और अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा, इन्हीं के बीच में, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में आपके लिए वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही होगी उधर, तब तक योगी बाबा कर देंगे जय जय श्री राधे, ठीक है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।